हेलो बच्चों, ठीक हैं आप सब। बड़े भाई साहब पाठ के 2 वीडियो आप लोगों ने देख लिए होंगे। पहले में प्रेमचंद के बारे में हमने पढ़ा और दूसरे में बड़े भाई साहब पाठ के बारे में हमने समझा। इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। आपके पास पाठ्य पुस्तक है। मैं प्रश्न यहाँ पर पढ़ूंगी और आप उन प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक में देखिएगा। प्रश्न उत्तर हम शुरू करेंगे भाषा अध्ययन से, उसके बाद हम मेन प्रश्न उत्तर पर आएंगे। तो देखिए, भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न मैं पढ़ने यहाँ जा रही हूँ, आप अपनी पुस्तक में देखिए। भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। देखिए, पहला पर्यायवाची शब्द आपका दिया है नसीहत। नसीहत जो बड़े छोटों को सदा देते रहते हैं, उसके पर्यायवाची शब्द बनते हैं सलाह, मशवरा, सीख, शिक्षा। दूसरा शब्द है रोष। रोष का अर्थ है गुस्सा करना, क्रोध करना या क्षोभ करना। तीसरा शब्द है आज़ादी। स्वतंत्रता, स्वाधीनता और मुक्ति, इसके पर्यायवाची शब्द है राजा। भूपति, नृप, महीप और बहुत सारे शब्द बनते हैं इसके पर्यायवाची, जो आपने छोटी कक्षा से लेकर अब तक पढ़े होंगे। पांचवा शब्द है ताज्जुब, यानी कि आश्चर्य, हैरानी, विस्मय। जब कोई काम एकदम अचानक से हो जाता है तो हम ताज्जुब में रह जाते हैं, आश्चर्य में रह जाते हैं, विस्मय में रह जाते हैं। विस्मय आदि बोधक भी आपने कहीं पढ़ा होगा, ये वही है। दूसरा प्रश्न इसमें है मुहावरा। देखिए, मुहावरे में पढ़ती हूँ और उनके अर्थ बताती हूँ आपको। पहला मुहावरा है सिर पर नंगी तलवार लटकना, यानी कि हर तरफ से खतरा होना। दूसरा है आड़े हाथों लेना, डांट डपट करना, इसका अर्थ बनता है अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना योग्यता के ही कुछ पा जाना, लोहे के चने जबाना, अत्यधिक कठिन कार्य करना, दांतों पसीना आना, दांतों को पसीना नहीं आ सकता, यानी कि असंभव कार्य, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी कि हर कोई। ये सारे मुहावरे आपके इस पाठ में बहुत अच्छी तरह यूज किए गए हैं। कहीं बड़े भाई ने बोले हैं और कहीं बड़े भाई ने परोक्ष रूप से बोले हैं। मुहावरों को याद कीजिएगा और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मुहावरे हमारे एग्जाम में आते हैं वो मेनली हमारे पाठ पुस्तक के बैक साइड के ही आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा और इनके वाक्य बहुत सुंदर बनाइएगा। वाक्य सुंदर होना भी बहुत अच्छे लगते हैं। सुंदर से मेरा मतलब है वाक्यों में क्रिया और कर्ता बहुत ही अच्छा मेल उन दोनों का होना चाहिए। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि उर्दू शब्दों के हिंदी शब्द बताइए। अब मैं उर्दू शब्द पढ़ूंगी और साथ में उनके हिंदी शब्द भी पढ़ूंगी। पहला शब्द आया था दर्जा। दर्जा यानी कि कक्षा। अदब, इज्जत करना। कनकौआ, पतंग को कहते हैं। जलील, अपमानित करना। ताज्जुब, आश्चर्य या हैरानी। किफायत करना, बचत करना या चीज़ों को संभाल कर रखना। हिमाकत, बेवकूफ़ी को कहा जाता है। खुराफात, बेकार की बातें करना। तालीम, शिक्षा। अगला उर्दू शब्द है पुख्ता, मजबूत, दृढ़ या शक्तिशाली। हाशिया, किनारे पर जाना या मार्जिन। जमात, जमात कक्षा को कहा जाता है। हर्फ, अक्षर। मसलन, फॉर एग्जाम्पल। बदहवास, विकल और बेचैन। मोहताज, आश्रित होना। ये कुछ शब्द मैंने पढ़े। इस तरह के बहुत सारे उर्दू शब्द पूरे पाठ में आए हैं और प्रेमचंद तो उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया ही करते थे। तो उनके हर रचना में बहुत सारे उर्दू शब्द रहते हैं जिनको आसान हिंदी शब्दों में बदल लेना चाहिए, तब हमें समझ में अच्छी तरह से आ जाता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्रिया है। क्रिया हमारा व्याकरण का टॉपिक है। जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी तब क्रिया को डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी हम इसमें सिर्फ अकर्मक और सकर्मक के बारे में दिया है। मैं क्रिया की परिभाषा आपको बताती हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वो कहलाती है क्रिया। जब प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया है और जब प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होती है। अब इसका प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या? प्रश्न नंबर 5 है इसमें कि इक प्रत्यय लगाइए। प्रत्यय भी कहीं आपने छोटे क्लास में अवश्य पढ़ा होगा। देखिए, शब्द आपके दिए हैं विचार। विचार का से प्रत्यय लगा के बनेगा इक वैचारिक।
वहाँ पे 2 मात्रा लगाइएगा। इतिहास, ऐतिहासिक, यहाँ भी ए पे मात्रा चलेगी क्योंकि बड़ा ए है। संसार, सांसारिक, सा पे मात्रा आती है इसमें। दिन, दिन का बनता है दैनिक, दा पे 2 मात्रा आएंगी। नीति, नैतिक। प्रयोग, प्रायोगिक, प्रा पर भी आ की मात्रा लगनी है। अधिकार, अधिकार का बनेगा आधिकारिक, छोटा आ है अधिकार में और बड़ा बन जाएगा आधिकारिक कहते हैं हमारा। ये हमारे सारे प्रश्न हो गए भाषा अध्ययन से। अब हम योग्यता विस्तार को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम मेन क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। देखिए, योग्यता विस्तार का पहला प्रश्न है, शिक्षा रटंत विद्या नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि शिक्षा वो चीज़ है जो कि रटी नहीं जा सकती। शिक्षा हमारी पढ़ाई लिखाई के बाद जो हमारे समझ में आती दूसरों को कि हम शिक्षित व्यक्ति हैं, वो शिक्षा है। शिक्षा किताबों को रटने का काम नहीं है, शिक्षा उसको समझकर अप्लाई करने का नाम है। इसी का दूसरा प्रश्न ये है कि प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर से पढ़िए। अब मानसरोवर आपको कहाँ से मिलेगा? कभी लाइब्रेरी जाएंगे तो वहाँ पर मानसरोवर देखिएगा, उसके 9 भाग हैं, और कभी समय मिले तो कोई कहानी अवश्य पढ़िएगा, ये आप खुद करेंगे ये काम। ये हमारे वो प्रश्न हो गए जो हमारे मेन प्रश्नों से अलग थे, जो बाद में दिए रहते हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं मुख्य प्रश्न उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न मुख्य में क्या है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? आप तो जानते हैं, कथानायक यानी कि छोटे भाई की रुचि कंकड़ियाँ उछालने में थी, पतंग उड़ाने में थी, कूदने उछलने में थी, गेट पर बैठकर उसको चलाने में थी, और कूदने फांदने में थी। पढ़ने में उसकी बिल्कुल कोई रुचि नहीं थी। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। ये मैंने पहले मौखिक प्रश्न लिए हैं, ये हमारे मौखिक प्रश्न है, लिखित नहीं है। तो ये बहुत छोटा छोटा, अगर आप लिखेंगे भी तो बहुत छोटा छोटा आंसर इसका लिखिएगा, बहुत अधिक लिखने की जरूरत नहीं है, 1-2 सेंटेंस लिखिएगा। अब आइए इसका प्रश्न नंबर 2। बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल क्या किया करते थे? आप जानते हैं, बड़े भाई साहब छोटे भाई से पहला सवाल ये करते हैं कि कहाँ थे। जब भी वो उसको देखते थे कि वो रूम में नहीं है, तब वो पहला सवाल यही करते थे कि कहाँ थे। कहाँ थे का मतलब अभी तक तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे। वो जानते थे कि वो कहीं खेल रहा है, कूद रहा है, पढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो पहला सवाल सदा उससे यही पूछते थे कि वो अभी तक कहाँ था, ये पूछा करते थे। मौखिक में प्रश्न नंबर 3। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? जब दूसरी बार पास हो गया बड़ा भाई, फेल हो गया, तो छोटे भाई ने सोचा कि अब बड़े भाई को उसे कुछ कहने सुनने का अधिकार शायद नहीं रहा है। तब उसने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। लेकिन बड़े भाई बहुत ज़हीन थे, इस बात को समझ गए कि छोटा भाई अब उसकी उपेक्षा कर रहा है। उसने उनकी बात सुनना बंद कर दी और खेलना कूदना शुरू कर दिया। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसी का अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े भाई छोटे भाई से कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। ये आपने जाना था, आपको पता है, आप जानते हैं। फिर सुन लीजिए इसका उत्तर कि वो 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ा करते थे। ये मौखिक का प्रश्न था। मौखिक का अगला प्रश्न देखते हैं। दिमाग को आराम देने के लिए बड़े भाई क्या किया करते थे? छोटा भाई तो दिमाग को आराम देने के लिए खेलता था, बल्कि खेलता ही रहता था। और बड़े भाई दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कॉपियों पर कभी कभी किसी लाइन को बहुत साफ सुथरा लिखते, कभी किसी शेर की कॉपी करते, कभी किसी शब्द को उठाते उसे 10 बार लिख डालते, और कभी कभी ऐसी रेफरेंस लिखते जिस रेफरेंस को पढ़ना और समझना किसी के लिए संभव नहीं था। छोटा भाई समझना चाहता था कि वो क्या लिखते हैं, लेकिन अपने छोटे होने के कारण बड़े भाई से वो कभी ये सवाल नहीं करता था कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? बड़े भाई ने बहुत डांटा डपटा, कहा तुम पढ़ते नहीं हो, घर चले जाओ। छोटे ने कहा वो घर नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। ये बात जब उसके मन में दृढ़ इच्छा उसने बना ली, उसने अपने मन में सोच लिया कि वो यहीं रहेगा, तब उसने एक टाइम टेबल बना डाला। टाइम टेबल उसने ऐसा बनाया कि जिसमें पढ़ने के अलावा किसी और काम के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, ना खेलने के लिए, ना इधर उधर जाने के लिए, ना बातचीत करने के लिए। अब वो सवाल ये उठता है उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? उसको तो खेलना बहुत पसंद था।
जब बाहर देखता बच्चों को वो खेलने निकल पड़ता, जब देखता बाहर हरियाली वो खेलने निकल पड़ता। तो जब भी खेलने का मौका मिलता वो खेलने निकल पड़ता और भूल जाता कि एक टाइम टेबल बनाकर उसने अपने कमरे में रखा हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 2 लिखित में, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई के सामने आया तो उन्होंने उसे बहुत आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये कहा कि मैं फेल हो गया हूं और तुम पास हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम आज़ाद हो गए, जो चाहो करोगे। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि हम माँ बाबा की बहुत गाढ़ी कमाई लेकर यहाँ पर रहते हैं। बहुत मेहनत से उन्होंने जो भी कुछ कमाया है उससे हमें यहाँ पर पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाह सकता कि तुम पढ़ने के बजाय अपने सारे टाइम को बर्बाद कर दो। उन्होंने उसको बहुत डांटा। बड़े भाई को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी, ये लिखित का प्रश्न नंबर 3 है। छोटा भाई खेलने का बहुत शौकीन था। बड़े भाई के मन में भी खेलने की इच्छा कभी आती होगी, वो भी बहुत बड़े नहीं थे, बच्चे ही थे, लेकिन छोटे भाई को समझाने बुझाने के लिए उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को दबा लिया। अगर वो खुद खेलते, खुद घूमते फिरते, खुद पतंग उड़ाते तो छोटे भाई को किस तरह से समझाते कि वो कम खेला करे, कुछ पढ़ा करे। इसलिए अपने बड़े होने के नाते, अपने बड़े भाई बने रहने के नाते उन्होंने अपने मन की सारी इच्छाओं को दबा दिया और वो पढ़ाई में लगे रहते थे। बड़े भाई साहब लिखित प्रश्न नंबर 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे। बड़े भाई साहब चाहते थे कि उनकी तरह उनका छोटा भाई भी हरदम पढ़ता रहे, खेलने कूदने का उसके जीवन में कोई स्थान ना हो। वो इसको सलाह देते थे कि पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने से ही जो कुछ है सब प्राप्त होता है, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। अगर कोई एक आध बार पास हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार वैसे ही पास हो जाए। इसलिए वो सलाह ही देते थे कि वो अपने टाइम को बर्बाद ना करे और पढ़ा करे। इसका प्रश्न नंबर 5 देखिए, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया। जब दूसरी बार भी वो पास हो गया, बड़े भाई पास नहीं हो पाए, तो वो खुद उससे कुछ कहना सुनना कम कर दिया। वो खुद उससे कुछ कम कहते थे, उन्होंने उसे डांटना डपटना बंद कर दिया। बड़े भाई ने जब ऐसा किया तो छोटे भाई ने उनके इस व्यवहार का फायदा उठाया, उसने और खेलना शुरू कर दिया और नए नए खेलने लगा। और अब तो वो पतंग उड़ाने का खेल भी खेलने लगा। खेल ही नहीं खेलता था, जो भी टूर्नामेंट होते थे उसकी तैयारी में भी हरदम लगा रहता था। तो बड़े भाई के नरम व्यवहार का छोटे भाई ने आज़ादी और ले ली, ये फायदा उठाया। लिखित प्रश्नोत्तर में इसका खा पार्ट जो है, उसका जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो छोटा भाई क्या कक्षा में अव्वल आता। अपने विचार प्रकट कीजिए। अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अपने विचार रखिएगा, मैं अपने विचार रखती हूँ। बड़ा भाई छोटे भाई को डांटता था इसलिए कि वो पढ़े और अच्छी तरह पढ़े और क्लास में बहुत अच्छे नंबर लाए। बड़ा भाई बहुत इंटेलिजेंट था, छोटा भाई प्रथम आता था, वो भी इंटेलिजेंट था। लेकिन अगर बड़ा भाई उसे ना कहता सुनता तो छोटा भाई जितना पढ़ता था शायद उतना भी ना पढ़ता, हरदम खेलने में लगा रहता और भूल जाता कि उसे रूम पर आकर पढ़ना भी है। माता पिता ने उन्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है, खेलने कूदने के लिए नहीं। तो बड़े भाई अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। अगर वो उनको ना समझाते तो शायद छोटा भाई इतनी उन्नति ना कर पाता जितनी कि उसने की। इसी का प्रश्न नंबर 2, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा व्यवस्था के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या उनके विचार से आप सहमत हैं। जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो रटने पर बहुत जोर देती है। कोर्स इतना हो जाता है कि बच्चे रटने में लगे रहते हैं, विषय भी इतने हो जाते हैं कि वो समझते नहीं हैं, उन्हें केवल रटते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो बच्चों के इंटरेस्ट के विषय हों वो होने चाहिए, और वो इतने होने चाहिए कि जितने को वो आराम से पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में उनको उतार सकें। बल्कि ऐसा नहीं है, शिक्षा बिल्कुल रटंत विद्या हो गई है। रटते रहिए, नंबर पास करते रहिए। शिक्षा ना रहकर नंबर पाने का एक साधन सा रह गई है, ऐसा नहीं चाहिए। शिक्षा वास्तविक होनी चाहिए। जो भी कुछ हम पढ़ें वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में काम आना चाहिए। शिक्षा पैसा कमाने का नाम नहीं है, शिक्षा जीवन जीने का नाम है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, अनुभव से भी आती है। ये बात बिल्कुल ठीक है।
सभी घरों में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी अपना जीवन अच्छी तरह बिताते हैं। उनका जीवन बिताने का जो साधन है वो अनुभव होता है। अपने बड़ों के अनुभव से और कुछ अपनी सीख से वो अपने जीवन को अच्छी तरह बिताया करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई और अनुभव दोनों ही जीवन में आवश्यक है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 देखिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हो गई? जब छोटे भाई की समझ में ये बात आ गई कि उनका बड़ा भाई उनको शिक्षा देने के लिए, उन्हें संभाल कर रखने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को दबा कर रखता है, तब उनके मन में बहुत बड़े भाई के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। क्योंकि पतंग उड़ाने का मन बड़े भाई का भी करता था, खेलने कूदने का मन बड़े भाई का भी करता था, लेकिन छोटे भाई पर रोक टोक लगाने के लिए उसने अपनी सारी इच्छाओं को दबा कर रखा था। इसी में प्रश्न नंबर 5 है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। अभी तक हम यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि बड़े भाई परिश्रमी थे, परिश्रम से बिल्कुल जान नहीं छुड़ाते थे, हरदम पढ़ते रहते थे, दूसरों के लिए अपने मन की इच्छाओं को दबाए रखते थे, परिवार की सारी वैल्यूज को निभाना जानते थे, बड़े लोगों की इज्जत करते थे और छोटों को रास्ता दिखाने का प्रयास किया करते थे। प्रश्न नंबर 7, बताइए कि किस अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। देखिए, जब पतंग उड़ाने का प्रसंग आता है और वो फेल हो जाते हैं तब महसूस होने लगता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता है। दूसरा इसका देखिए, इसी का खा भाग है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। ये किस अंशों से पता कर लगता है? ये आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से ढूंढने हैं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इसके हिंट बता रही हूँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ। आप इसका अपनी पाठ्य पुस्तक के जिस पेज पर हो उस पेज को अंडरलाइन करिएगा। देखिए, दूसरा, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, पाठ के किस अंशों से पता चलता है? तो अंश तो आपकी पाठ्य पुस्तक में होंगे। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है, हम उनका एक जिंदगी के जो बुरा हिस्सा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार पास नहीं हुए, दोबारा पास नहीं हुए, भाई दोनों बार पास हो गया। उन्हें जिंदगी का एक अच्छा सा अनुभव प्राप्त हो गया कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी जीवन में आवश्यक है। इसी में कहा है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इसको बहुत बताने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब कहीं से लौट कर आते थे, छोटा भाई पतंग उड़ाने के चक्कर में था, बल्कि पतंग लूटने के चक्कर में था। बड़े भाई ने उसे वहां पर पकड़ लिया और डांटना डपटना शुरू कर दिया। छोटे भाई पतंग को किसी भी तरह से पाना चाहते थे। वो छोटे थे, बड़े भाई कद के लंबे थे। जब पतंग की डोर सामने से गुजरी, बड़े भाई ने हाथ बढ़ाकर पतंग को पकड़ लिया और तेजी से दौड़ते चले गए और छोटा भाई पीछे पीछे दौड़ रहा था। इस बात से सिद्ध होता है कि बड़े भाई के भीतर भी एक बच्चा था। इसी का घापाट देख, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे, उसे अच्छा बुरा बताते थे, ऊंच नीच समझाते थे और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी सारी इच्छाओं का दमन किया करते थे। खेलने का मन करता था लेकिन खेलते नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर चलाना था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। शिक्षा ही यह है, शिक्षा का अर्थ ही यह है कि बुद्धि का विकास होना चाहिए। जब हमें जिस काम की आवश्यकता हो हम तब वो करें, अनावश्यक चीजों से बचें, बुराई से बचें, अच्छी चीजों का पालन करें, यही शिक्षा है। आशय स्पष्टीकरण का दूसरा पार्ट, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। ये छोटे भाई अपने बारे में कह रहे हैं। बड़ा भाई कितना ही डांटता डपटता था, तरह तरह की बातें करता था, तरह तरह से उनको समझाता बुझाता था, सारे विषयों की कठिनाइयाँ 4 गुनी करके बताता था, लेकिन छोटा भाई ये सब होने के बाद भी कभी खेल कूद से नहीं हटता था, हमेशा खेल कूदता रहता था। कुछ सोचता ही नहीं था कि बड़े भाई इतना बुरा बुरा उनको कहते हैं, इतना बुरा भला कहते हैं, इसलिए उनको खेल कूद का तिरस्कार करके पढ़ाई पर लग देना चाहिए। इसका तीसरा भाग है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। सीधा सवाल तो मकान और बुनियाद से है, लेकिन यहाँ पर ये बुनियाद और मकान का अर्थ पढ़ाई से है। वैसे अगर हम समझें, इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं तो बड़े बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनती हैं, भवन बनते हैं, उतनी ही गहरी उनकी नींव और उतनी ही गहरी मजबूत नींव रखी जाती है। क्योंकि कहा यह जाता है कि नींव की में लगने वाली ईंट
कंगूरे की ईंट को नहीं जानती, लेकिन कंगूरे की सुंदरता को नींव की ईंट ही सहारा दिया करती है। इसी तरह से बड़े भाई साहब का कहना ये था कि जो भी हम पढ़ते हैं उसे हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जो हमारे छोटे क्लास हैं उन छोटे क्लासेस में हमें जो भी हम पढ़ें उसको ऐसे पढ़ें कि सदा सदा याद रह जाए। लेकिन वो इसी चक्कर में फेल भी हो जाते थे। हमें नींव मजबूत रखनी है, लेकिन अपने समय को बर्बाद नहीं करना। आशय स्पष्टीकरण उसका 4th है। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। देखिए, यहाँ पर यह बताया जाता है कि बड़े भाई छोटे भाई के पास खड़े थे और ऊपर से एक पतंग नीचे की ओर आ रही थी। पतंग नीचे की ओर इस तरह से आ रही थी जैसे कोई ऊंचाई से नीचाई की ओर चला आता है। बड़े भाई ने क्योंकि पतंग नीचे की ओर आई इसीलिए उसको पकड़ लिया और लेकर दौड़ गए। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ये थे बड़े भाई साहब के प्रश्नोत्तर। पाठ बहुत बड़ा है, प्रश्नोत्तर भी बहुत थे। कहीं कहीं एक ही प्रश्न कई जगह रिपीट हो रहा है, उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको बताया, समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे बताया था ना कि शब्दार्थ लिखिएगा तो सीधा लिखिएगा, टेढ़े मेढ़े मत लिखिएगा। उसी तरह से जब मुहावरे आते हैं लिखने के लिए तो पहले 3 कॉलम बनाइएगा। पहले कॉलम में मुहावरा, दूसरे में मुहावरे का अर्थ और तीसरे में वाक्य बनाइएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर लिखिएगा और जितने भी वाक्य बनाए सारे वाक्य सार्थक होने चाहिए। हमारे बच्चे कई बार जो वाक्य बनाते हैं वो सार्थक नहीं होते। हम तो वाक्य पढ़ते चले आ रहे हैं, तो निरर्थक वाक्य क्यों बनाएंगे? हम तो सार्थक वाक्य बनाना चाहिए ना। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो अर्थ से भी सार्थक हो और शब्द में भी सार्थक हो। इस बात का ध्यान रखिए। मुझे उम्मीद है आपको लेसन समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे। पाठ्य पुस्तक जरूर साथ लेकर बैठा कीजिए। जिनके पास नहीं है उनकी अलग बात है, जिनके पास पाठ्य पुस्तक है उनके साथ होनी चाहिए। अगर सबको पसंद आ रहा है तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।